1974 अमेरिका के विचिटा स्टेट में एक आदमी एक घर के अंदर जाता है। उस घर में एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। उन सबको वो व्यक्ति पहले तो बंदी बना लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस यहाँ पर रोबरी करनी है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम अपने हाथ पैर बांध लो और मैं जाकर रोबरी स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ पैर बांधे तभी उसने उन सबको मार दिया और इतनी बेरहमी से मारा कि जिसके बारे में आप लोग भी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से और उसने क्यों उन लोगों को मार दिया और इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। 26-year-old Shirley Vian lies face down and she has been bound and strangled. Detective Juan. 9 मार्च 1945 के दिन डेनिस राइडर का जन्म कैंसस स्टेट में हुआ था। इसके पिता का नाम विलियम्स था और इसकी मां का नाम डोरथी था। ये अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था। इसके अलावा इसके 3 भाई और थे। वैसे पैदा तो ये कैंसस स्टेट में हुआ था लेकिन ये पला बड़ा विचिटा स्टेट में था और बचपन में ही इसको अपने माता पिता से इतना ज्यादा प्यार नहीं मिला जिसकी वजह से इसके दिमाग पर कुछ और ही सवार हो गया। इसका दिमाग बिल्कुल हिल गया था और ये कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगा। और जब ये बड़ा हो रहा था, मतलब कि जब ये यंग एज में आ गया, इसे एक सेक्सुअल बीमारी हो गई। तो सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो माइंड में अपने कुछ इमेजिन किया करता। वो ऐसी बातें इमेजिन किया करता जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो अपने माइंड में सोचा करता कि उसने किसी महिला या किसी लड़की को पकड़ लिया है और उसके बाद वो उनको टॉर्चर कर रहा है। इससे उसे सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा था। उसको सिर्फ यही नहीं, उसे एक जू सैडिज्म भी था। मतलब कि किसी वीडियो में अगर वो किसी जानवर को तड़पता हुआ देखे तो उससे भी वो सेक्सुअल एक्टिव हो जाया करता। और तो और वो बचपन में ही घर पर कुत्ते बिल्लियों को पकड़ कर लाया करता और उन्हें उल्टा लटकाकर उनको टॉर्चर किया करता, जिन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया करता और वो सेक्सुअल सेटिफाइज हो जाया करता। और साथ में ही उसे लड़कियों को देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो छुप छुप कर लड़कियों को देखा करता। अगर कोई लड़की घर में अकेली कपड़े बदल रही होती तो वो खिड़की के पास जाकर उसको छुपके से देखने लग जाया करता। और यहाँ तक कि अगर उनके पड़ोस में किसी के अंडरगारमेंट्स बाहर सूख रहे होते किसी लड़की वगैरह के, तो वो जाकर उनको लेके आया करता और उनके साथ मास्टरबेशन किया करता। अब जरा आप सोच सकते हैं कि उस आदमी का दिमाग कैसा होगा जो अपनी यंग एज में ही ऐसा कुछ कर रहा था, तो वो आगे जाकर क्या कुछ करेगा। और एक बात और जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो सेक्सुअल प्लेजर पाने के लिए वो खुद का ही गला दबा लिया करता। मतलब कि कई बार वो खुद का गला दबा लिया करता या किसी रस्सी से अपने गले को दबाने की कोशिश किया करता ताकि उसके सांस चढ़े, जिसकी वजह से उसे सेक्सुअल प्लेजर मिले। और इसके अलावा वो महिलाओं के कपड़े पहनकर उनकी तरह बिल्कुल मेकअप वगैरह कर एक अजीब सा मास्क अपने फेस पर लगा लिया करता और इसके बाद वो महिलाओं के बीच में घूमने लग जाया करता। और धीरे धीरे डेनिस अब बड़ा हो रहा था और किसी को ये नहीं पता था कि आगे जाकर यही एक बीटीके किलर बन जाएगा। बीटीके किलर मतलब कि बाइंड, टॉर्चर एंड किल, ये नाम उसने खुद ने ही अपना रख लिया था। और जब इसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली उसके बाद ये एक यूनिवर्सिटी में वहीं पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन ले लेता है और वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। और जिस टाइम ये ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम इसने किसी को ये शो नहीं होने दिया कि ये क्या चाहता है। इसके अंदर छुपा हुआ जो भी राक्षस है, जो हैवान है, वो किसी को इसके बारे में नहीं पता था। ये सबसे अपने आप को छुपा कर रखा करता और सोसाइटी और कॉलेज के सामने तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा बनकर रहा करता। इसके बाद 1966 से लेके 1970 तक ये 4 साल ये अमेरिका की एयरफोर्स में शामिल हो गया। फिर 1971 में उसने पोलार्ड नाम की एक महिला से शादी कर ली और इसके बाद उसे 2 बच्चे भी हुए और उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर नौकरी भी की। और एक बार तो वो एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन हो गया जो घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाया करती। और उस टाइम पर वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, जिसका कारण था बीटीके किलर, क्योंकि बीटीके किलर का उस टाइम पर बहुत ज्यादा आतंक हो गया था, जिस वजह से सभी लोग अपने घर पर वो कैमरे लगवाने लगे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो बीटीके किलर खुद यानी कि डेनिस है, वो खुद ही जाकर लोगों के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाया करता। और उसने साथ साथ ही चर्च में भी जाना शुरू कर दिया था और उसे उस चर्च का प्रेसिडेंट बना दिया था। और फिर आती है 15 जनवरी 1974। इस दिन डेनिस एक जूली ओटेरो नाम की महिला का पीछा कर रहा था और उसके घर तक वो पहुंच गया। उसके घर के अंदर जाते ही वो उन सभी घर वालों को बंदी बना लेता है, क्योंकि उसके पास एक बंदूक थी। बंदूक की नोक पर वो उन चारों को बंदी बना लेता है। और उस फैमिली में जोसेफ अटेरो और उसकी पत्नी जूलिया अटेरो और उनमें से 2 बच्चे, जो कि एक 7 साल का लड़का था और एक 11 साल की लड़की। वो बंदूक लेकर उस घर में घुस तो गया था, लेकिन उसको ये समझ आ गया था कि वो उन चारों के ऊपर काबू नहीं पा सकता, इसलिए उसने एक प्लान बनाया
और उस प्लान के अनुसार उसने उन पति पत्नियों को कहा कि तुम एक दूसरे को बांध लो, मैं यहाँ पर रॉबरी करने आया हूँ और रॉबरी करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सोचकर वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बांध लेते हैं कि ये तो सिर्फ रॉबरी करने आया और रॉबरी करने के बाद ये यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उन्हें जब पता होता कि वो उन चारों को मारने यहाँ पर आया है तो वो कुछ ना कुछ करके खुद को बचाने की कोशिश जरूर करते। लेकिन अब उसने कह दिया था कि मैं रॉबरी करने आया हूँ, इसलिए वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बांध लेते हैं। और जब उन दोनों पति पत्नियों ने खुद को बांध लिया, उसके बाद उनके दोनों बच्चों को लेकर वो बेसमेंट में जाता है और उनको नीचे छोड़कर वापस से ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो उन दोनों को उनका गला दबाने की कोशिश करता है। पहले वो उनकी रस्सी से गला दबाता है, फिर उसके पास एक प्लास्टिक की पॉलिथीन थी जिससे वो उनके चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि वो उनके सांस दबाकर उनको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उनका सांस रुकने को हुआ करता, वो उनको सांस लेने के लिए पॉलिथीन या उनका गला ढीला कर दिया करता जिससे उनको सांस आए, मतलब कि वो उन्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारना चाह रहा था। और ऐसे कर करके उसने 2-3 घंटे में उनको मार भी दिया। और उन दोनों को मारने के बाद वो बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट में जाते ही सबसे पहले वो 7 साल के लड़के को मार देता है और उसके बाद वो जो उसकी 11 साल की बहन थी उसको वो एक खंबे से बांध देता है। और खंबे से बांधने के बाद वो उसके सारे कपड़े उतार लेता है और वहीं पर वो मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है। वो उसको सेक्सुअल अब्यूज नहीं करता, लेकिन वो वहां पर मास्टरबेशन करके वहां पर अपना सीमन छोड़ देता है। और फिर डेनिस वहां से भाग गया। लेकिन शाम को जब उनके 4 बच्चे और वहां पर आए तब उन्होंने देखा कि उनके माता पिता और उसके भाई बहन ऐसे गिरे हुए हैं, उनको मार दिया गया है। और उनका जो बड़ा बेटा था उसने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जो कुछ उसने वहां पर उस दिन देखा था वो आज भी उसके दिमाग पर छपा हुआ है। वो उन सब चीजों को भूल नहीं पाया है। वो अपने माता पिता को आज भी मरा हुआ ऐसे ही सपने में भी देखता है। और इसके बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस अपनी जांच में लग जाती है। और पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो डेनिस था वो अटेंशन का भूखा था और वो सोच रहा था कि ये मीडिया वाले उसके बारे में कुछ छापे और उसकी न्यूज टीवी पर आए। इसलिए वो फेमस होने के लिए उसने एक लेटर लिखा और जो कि वहां की एक पास की लाइब्रेरी में जाकर एक किताब के अंदर रख दिया। और उसके बाद उसने पुलिस वालों को फोन किया और उसने बताया कि मैं बीटी के किलर बोल रहा हूं और मैंने एक लेटर ऐसे ऐसे एक लाइब्रेरी में रखा है। जिसके बाद पुलिस उस लाइब्रेरी में पहुंची और पुलिस वालों को वो लेटर मिल गया। और जब पुलिस वालों ने वो लेटर पढ़ा उसके बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि डेनिस ने उस लेटर में पूरी डिटेल से लिख रखा था कि उसने उनको कैसे मारा। और यहीं से उसका खून करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और इसके बाद 1974 से लेकर 1977 तक इसने 3 लोगों को और मार दिया। 1974 में डेनिस ने फिर से एक कैटरीन नाम की लड़की का पीछा किया। जैसे उसने मिसिस ओटेरो का किया था वैसे ही वो उस लड़की का पीछा कर रहा था और उसके घर तक वो पहुंच गया। उसके घर में उस लड़की का एक भाई भी था। पहले घर में जाकर डेनिस ने उन दोनों को कहा कि वो एक दूसरे को बांध ले। जब उन दोनों ने एक दूसरे को बांध लिया उसके बाद डेनिस ने उन दोनों को गोली मार दी। लेकिन लड़का तो कैसे ना कैसे करके बच गया, लेकिन वो लड़की मारी गई। और हर खून करने के बाद वो मीडिया और पुलिस को एक एक लेटर भेज दिया करता कि मैंने उनको वहां पर मार दिया है। और साथ में वो उस लेटर में ये भी लिखा करता कि किसी एक्स फैक्टर की वजह से वो ये कत्ल कर रहा है, मतलब कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो उसे खून करने के लिए मजबूर करती है। और इसके बाद 1985 में एक महिला जिसका नाम मैरिन एज था उसका इसने पहले तो कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद ये उसे एक चर्च में लेकर गया। जिस चर्च का इसको प्रेसिडेंट बनाया गया था उसी चर्च में उस महिला को लेकर गया, उसकी बॉडी को, और वहां पर ले जाकर ये उसका फोटो शूट करने लगा। उसकी कई जगहों पर उसको रख कर वो उसकी फोटो खींच रहा था। और उसने जो महिला का पीछा करना और ये फोटो वगैरह खींचना, इन सब को उसने नाम दिया कि प्रोजेक्टो की। उसके लिए लोगों को मारना सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। और फिर 1988 में इसने एक फैमिली के 3 लोगों को और मार दिया। और फिर 1991 में उसने अपने लास्ट विक्टिम को मारा, जिसके बाद से वो शांत हो गया। और उस खून के बाद से उसने खून करना बंद कर दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन डेनिस उस दिन के बाद से थोड़ा सुधर सा गया था। उसकी बेटी की भी शादी हो गई थी। इसके बाद 2004 में अखबार के अंदर एक ऐसा आर्टिकल आया जिसने बीटी के किलर को दोबारा से एक्टिव कर दिया, मतलब कि डेनिस दोबारा से एक्टिव हो गया। क्योंकि उस अखबार में लिखा था कि पुलिस वाले अब तक बीटी के किलर को नहीं पकड़ पाए और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से बीटी के किलर को यानी कि डेनिस को लग रहा था कि अब उसको लोग भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से एक्टिव हो गया। और जैसे वो पहले पुलिस वालों को लेटर भेजा करता वैसे ही इसने दोबारा से पुलिस वालों को लेटर भेजने शुरू कर दिए। और इसने ऐसे ही 11 लेटर पुलिस वालों को भेजे। और उन लेटर में सब में वही चीज था कि उसने कैसे लोगों को मारा है। और उसने कई तो सबूत भी पुलिस वालों को भेजे थे, मतलब कि जिन लोगों को वो मार दिया करता उनके पास से वो कभी ड्राइविंग लाइसेंस या कभी कुछ और चीज ले आया करता, ताकि पुलिस वालों को यकीन हो कि उसने ही उन लोगों को मारा है। और ऐसे ही लेटर लिखते लिखते उसने एक दिन पुलिस वाले से पूछ लिया कि क्या वो फ्लॉपी डिस्क में भी उनको ये सब कुछ लिखकर भेज सकते
सकता है। क्या पुलिस उसको ट्रेस कर लेगी या नहीं करेगी? लेकिन पुलिस वालों ने उससे झूठ बोल दिया कि पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर सकती, इसलिए तुम फ्लॉपी में भी भेज सकते हो। और यहीं पर डेनिस ने गलती कर दी। वो वैसे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो बिल्कुल जीरो था। और उसने ऐसा ही किया, उसने एक फ्लॉपी बनाई और उसमें वो सब कुछ लिख दिया। और लिखने के बाद उसने वो पुलिस वालों को भेज दी। और पुलिस ने जब उस फ्लॉपी का हिडन डाटा चेक किया, वहां पर डेनिस का नाम आया। और ये फ्लॉपी कहां पर यूज हुई है वो भी पुलिस वालों को पता चल गया था। उनको पता चल गया था कि ये एक चर्च के अंदर बैठकर बनाई गई है। जिसके बाद पुलिस उस चर्च में सीधा तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उनको पता था कि क्या पता किसी और आदमी ने डेनिस नाम के जो वहां का प्रेसिडेंट है उसको बदनाम करने के लिए ये बनाकर यहाँ पर भेजी होगी। जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग गई। उसको पकड़ा तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर नजर रखने लगी। और फिर पुलिस ने उसकी बेटी का डीएनए लिया और जो टेरो फैमिली के घर पर उसने सीमन छोड़ा था उससे उसका डीएनए मिल गया था। उन दोनों डीएनए को जब पुलिस वाले ने मैच करके देखा, तब पता चल गया था कि डेनिस ही वो कातिल है जो लोगों को मार रहा था। और फिर 15 फरवरी 2005 को पुलिस ने डेनिस को उसके घर के बाहर से पकड़ लिया। और पुलिस ने जब उसको पकड़ा, तब उस पुलिस वालों ने उससे पूछा भी कि हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है, तुम्हें पता है ना? तब डेनिस ने बताया कि हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। और उसको पकड़े जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली को और वहाँ के आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि ये ही बीटी के किलर है। जिसके बाद सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो सभी लोग उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान माना करते। इसके बाद डेनिस को जब अदालत में ले जाया गया, वहां पर उसे फांसी की सजा नहीं हुई, उसे मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे सिर्फ उम्र कैद की ही सजा हुई। अब आप लोग ही बताइए कि उसे क्या सजा होनी चाहिए थी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।